हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हमारी कहानी द वैम्पायर एपिसोड 29। तो चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। ख्वाहिश डायरी पढ़ते पढ़ते ही सो जाती है। उसकी आंखें जो लग जाती है, डायरी अपने हाथों के नीचे दबाए वह सो रही थी कि आरव अंदर आ जाता है, लेकिन लाइट जली होने की वजह से वह ख्वाहिश के पास नहीं जाता। इस वजह से वह उस डायरी को भी नहीं देख पाता। अगले दिन ख्वाहिश लेट हो जाती है उठने में देर। आखिर वो जो रात में देर तक डायरी जो पढ़ रही थी, वहीं नैना दी उसे उठाने आती हैं। वह उसके हाथों के नीचे दबी डायरी को उठा लेती हैं। ख्वाहिश की हल्की सी आंखें खुल चुकी थी। नैना दी उस डायरी को खोल पाती कि उससे पहले ही ख्वाहिश उनके हाथों से उस डायरी को खींच लेती है। फिर कहती है, क्या दी, आप भी मेरी डायरी को हाथ मत लगाया करो। कितनी बार कहा है आपसे, जीजू को आने दो, उनसे शिकायत करूंगी आपकी। नैना दी, अच्छा, और तुम्हारी शादी को जाने दो, हम तुम्हारी शिकायत करेंगे फिर उससे। आजकल कुंभकर्ण की तरह सोने जो लगी हो। ख्वाहिश, आपको क्या लगता है मैं शादी करने वाली हूँ कभी? नैना, अच्छा, क्यों नहीं करोगी तुम शादी? एक बात कहूँ, शिव हमें बहुत पसंद है और हम तुम दोनों के साथ देखना भी चाहते हैं। ख्वाहिश, सॉरी दी, आप शादी कर चुकी हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, वरना शिव आपको कभी ना नहीं कहता। मैं कह दूंगी उससे कि आप उसे पसंद करती हैं, बाकी जीजू निपटते रहेंगे। वह हंसने लगी। नैना पास रखा कुशन उठाकर उसे मारती है और उसे कहती है, पागल लड़की, वो मुझे नहीं तेरे लिए पसंद है। ख्वाहिश हंसने लगी। नैना कहती है, तू सच में, क्या कोई तुझे पसंद नहीं है? तुझे 2 साल हो गए कॉलेज में, तेरा क्या किसी के साथ कभी किसी ने प्रपोज नहीं किया? वहीं ख्वाहिश नैना की बातें सुनकर आरव के बारे में सोचने लगी। नैना उसे कुछ सोचते हुए कहती है, क्या हुआ तुझे, कहाँ खो गई, कौन है वो जिसके ख्यालों में चली गई? ख्वाहिश कहती है, ओह शिट, मैं लेट हो गई दी, आज की सारी क्लासेस जल्दी शुरू होने वाली थी। दी, आप बिना मुझे बातों में लगा देती हैं, मैं बहुत जल्दी तैयार होकर निकलने वाली हूँ। नैना उठते हुए कहती है, महारानी लेट तक सोती हैं और खुद और इल्ज़ाम मुझ पर लगा देती हैं। छोटे होने का फ़ायदा उठा रही हो। सच में तुम तैयार होकर नीचे आओ, नाश्ता तैयार है। ख्वाहिश कहती है, टाइम हुआ तब कर लूँगी। ये कहकर वह अपनी डायरी को कबर्ड में रखकर बाथरूम में घुस जाती है। नैना बड़बड़ाती है, और पहले लेट उठो और फिर चेन्नई एक्सप्रेस बन जाओ, पता नहीं क्या होगा इस लड़की का। इस उम्र में लड़कियों के बॉयफ्रेंड होते हैं, मेरा भी था, मैंने भी डैड को मिलवाया था उससे, और इन्हें देखो, किसी से इंटरेक्शन भी नहीं है, पता नहीं कौन बनेगा और कौन होगा इसके लिए। ख्वाहिश तैयार होकर नीचे आती है, देखती है वह पहले से ही काफ़ी लेट हो चुकी थी, बिना नाश्ता किए ही निकल जाती है। नैना उसके पीछे आती है, लेकिन ख्वाहिश ये कह के निकल जाती है, कॉलेज में कर लूँगी नाश्ता। नैना अंदर आकर कहती है, आपकी चेन्नई एक्सप्रेस निकल गई मॉम, बिना नाश्ता किए। मॉम कहती हैं, पता नहीं ये लड़की टाइम पर कब उठना सीखेगी। वहीं अमृता कहती है, लेट रात तक जागेगी तो यही होगा ना, आधी रात तक इसके कमरे की लाइट जली हुई थी। वहीं ऋषि कहता है, पढ़ती रहती है वो, इसलिए लेट सोती है, उसे पढ़ने दो, कोई बात नहीं, हम लोग उसे जल्दी उठा सकते हैं, हम हैं ना उसका ख्याल रखने के लिए, फिर वह कोई भी टेंशन क्यों ले। नैना कहती है, टेंशन तो बस यही है कि वह बस पढ़ती है और कुछ नहीं करती, उसका सारा ध्यान बस पढ़ाई की तरफ रहता है। डैड कहते हैं, तुम क्या चाहती हो, उसका ध्यान कहाँ रहे फिर? डैड, आपको पता है ना, किताबी कीड़ा है वो, बस हर वक्त किताबों में घुसी रहती है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि वो अपनी लाइफ में थोड़ा एंजॉय करे, दोस्त हैं उसके, लेकिन अब उसको भी डरा कर रखती है। मजाल है कि कोई इससे कुछ कह दे, पता नहीं इसकी लव लाइफ का क्या होगा। मुझे लगता है कि आपको ही उसके लिए लड़का ढूंढना पड़ेगा। हमारे घर में पहली अरेंज मैरिज होगी शायद। टेबल पर दोनों ने कोहनी टिकाते हुए दोनों हाथों को अपने गाल रखते हुए कहती है। सब हंसने लगते हैं। अमृता कहती है, किसी को भी ढूंढने की क्या ज़रूरत है, शिव से बात कर लेना आप लोग, मुझे लगता है कि वो ख्वाहिश को पसंद करता है, अच्छा लड़का भी है। डैड कहते हैं, ये सब वो खुद डिसाइड करेगी उसे किसका साथ चाहिए और किसका नहीं, जब वह कह देगी जिस किसी के लिए
हम भी उसी के साथ अपनी ख्वाहिश का हाथ दे देंगे। हम बेकार ही टेंशन नहीं लेते। हमें नहीं पता कि शिव क्या चाहता है, लेकिन इतना पता है कि ख्वाहिश उसे नहीं चाहती, वह बस उसको एक अच्छा दोस्त समझती है। और ये हम अपने तजुर्बे से कह सकते हैं। मॉम कहती हैं, अब सब बेकार की बातें करना बंद करो, नाश्ता कर लो, बाकी ख्वाहिश खुद देख लेगी, अभी उसे पढ़ने दो। ख्वाहिश कॉलेज जाती है। आज कोई नए प्रोफेसर बाहर से आने वाले थे। पूरा दिन वह अब क्लासेस में ही बिजी रहती है, किसी को टाइम नहीं मिलता। ख्वाहिश को भूख लगने लगी थी, लेकिन आज कैंटीन जाना पॉसिबल भी नहीं था। ख्वाहिश भूख की वजह से ध्यान भी नहीं दे पा रही थी, और नए टीचर ख्वाहिश से सवाल करने लगे। ध्यान न होने की वजह से वो जवाब भी नहीं दे पाती। ख्वाहिश को सबके सामने डांट पड़ती है। आरफ को अच्छा नहीं लगता। आरफ कमरे में लगी हुई पेंटिंग को अपने जादू से गिरा देता है। सबका ध्यान उधर चला जाता है। उसी वक्त आरफ सबको फ्रीज कर ख्वाहिश के डांटने वाला पल मिटा देता है। प्रोफेसर को इतना याद रहता है कि उसे सवाल का जवाब चाहिए था। वो चारों तरफ नज़र घुमाता है। उसकी नज़र ख्वाहिश की तरफ आगे रुकती है। इससे पहले कि वह ख्वाहिश से पूछा, आरफ उससे पहले ही खड़े होकर कहता है, मैं आए, क्या मैं आंसर कर सकता हूँ? वह सारे सवालों का जवाब देता है और प्रोफेसर से सवाल पूछकर काफ़ी देर तक उन्हें अपने सवालों में उलझा देता है। प्रोफेसर आरफ से इम्प्रेस हो जाता है। इसी के साथ उनकी क्लास भी ओवर हो चुकी थी। सब कैंटीन की तरफ भागते हैं, लेकिन कैंटीन में आज बहुत भीड़ थी और नंबर आना बहुत मुश्किल था। ख्वाहिश ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। उसके उतरे चेहरे को देखकर शिव पूछता है, क्या हुआ ख्वाहिश, तुम ठीक तो हो ना? ख्वाहिश कैंटीन की भीड़ को देखकर कहती है, कुछ नहीं यार, मुझे घर जाना है, मैं बहुत थक चुकी हूँ आज। सब कहते हैं ठीक है, हम कल मिलते हैं। शिव कहता है, ख्वाहिश क्या मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ? ख्वाहिश कोई जवाब देती कि उससे पहले एक आवाज़ आती है किसी के गिरने की। सब उस तरफ देखते हैं। वह जेनी थी। ऐश के पैर अड़ा देने की वजह से वो गिर गई थी, और उसके साथ में उसका लाया हुआ खाना वह भी जेनी के ऊपर ही गिर गया था। वे सब जेनी के पास जाते हैं। ईशा हंसने लगती है उसे देखकर। शिव जेनी को उठाता है और वॉशरूम की तरफ ले जाता है। ईशा भी जाते जाते ऐश को गिरा हुआ देखती है। ऐश के साथ लगी कुर्सियों के साथ ही वो ऊपर गिरती है। वहाँ पर वहीं चश्मिश लड़का बैठा हुआ था जिसकी मदद आरव ने की थी। वह उसके ऊपर ही जाकर गिर जाती है। ईशा कहती है, चलो अपना काम भी हो गया, अब हम चलते हैं। ईशा कहती है, आज मुझे कहीं जाना है मॉम डैड के साथ, इसलिए मैं तो चली। ख्वाहिश तुम अपना ख्याल रखना और ध्यान से जाना, या फिर अंशु और भावना के साथ चली जाना। मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना, वरना मुझे चैन नहीं पड़ेगा। ये कहकर तो वो वहाँ से चली जाती है। सब घर के लिए निकल जाते हैं। ख्वाहिश अंश और भावना को ड्रॉप करते के लिए कहकर खुद को बाहर अकेले निकल जाती है। वह टैक्सी देखती है। कुछ देर के बाद उसे टैक्सी भी मिल जाती है। बीच रास्ते में उसकी टैक्सी खराब हो जाती है। टैक्सी वाला कहता है, मैडम अभी तो आपको पैदल ही निकलना होगा, यहाँ से कोई भी रास्ता मिलना या साधन मिलना बड़ा ही मुश्किल है। जब तक आप इंतज़ार करोगी तब तक चलते हुए मेन सड़क तक तो पहुंच ही जाओगी। वह रास्ता चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ था। ख्वाहिश को बहुत डर लग रहा था, और ऊपर से सुबह से उसने कुछ खाया भी नहीं था, तो कमज़ोरी भी महसूस हो रही थी। कुछ देर चलने पर उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो पलट कर देखती है तो कोई नहीं। वह फिर चलने लगती। उसे किसी की परछाई दिखाई देती है। वह जल्दी जल्दी चलने लगती, लेकिन परछाई उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीछे से उसके बहुत करीब है और उसके कंधे पर हाथ रखने वाला है। वो जल्दी से पलट कर देखती है। इस बार भी कोई नहीं दिखता, लेकिन इस बार वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। फिर घबरा कर भागने लगती है। आखिर कौन था ख्वाहिश के पीछे, और क्या आरव ख्वाहिश को बचा पाएगा? आखिर कौन सी मुसीबत में पड़ने वाली है ख्वाहिश इस बार? क्या होने वाला है स्टोरी में आगे? अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, वरना मैं इस स्टोरी को भी यहीं पे ब्रेक कर दूंगी और अपनी जो चल रही है उन्हीं स्टोरीज़ को कंटिन्यू करूंगी। सब आप पे डिपेंड करता है। आप जैसे स्टोरी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसे प्यार देंगे, तो मैं स्टोरी को भी आगे बढ़ाऊँगी। तो चलिए मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए द वैम्पायर सिर्फ टिनी FM जान के साथ।